मित्रों नमस्कार। आज मेरे साथ ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रहने वाले किसान हैं, जीवामृत लेने आए हैं। और इधर मेरे YouTube चैनल पर या मेरे WhatsApp ग्रुप पर जीवामृत लोग बहुत सारे बना रहे हैं। हजारों किसान इस जीवामृत को देश में बना रहे हैं। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी जीवामृत बना रहे हैं, जंगल की मिट्टी ला करके। जीवामृत बनाने के बाद हमको 10 मिनट की क्लिप भेजते हैं कि देखिए जीवामृत कैसा है। तो कई लोगों का अच्छा बन जाता है, कई लोगों का ब्लैक कलर का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जीवामृत का कलर ऐसा आ गया है तो समझ लीजिए जीवामृत बिल्कुल सही है। कलर ऐसा होना चाहिए और इसकी स्मेल बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए। अगर मैं इसमें हाथ डाल दूं, 3 बार साबुन से धुलूं तो खुशबू नहीं जानी चाहिए। ये इसकी पहचान है। तो किसान भाई ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि 15 दिन हुए हैं जीवामृत के बनाए हुए और उन्होंने आटे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा डाली और फिर उन्होंने पंजे से उसको हिलाया तो आटा सफ़ेद सफ़ेद हमको दिखता है। अब वो पूछते हैं साहब बना कि नहीं बना। तो वो पानी में जब आटा सस्पेंस में तैरता है तो मुझको वाइट कलर का तो दिखता है, लेकिन मैं अब कैसे कह दूं। तो इतनी ढेर सारी बात किसान को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो किसान भाई हमारे यहाँ से ले जाके बनाते हैं जीवामृत, उनके लिए आज मैं कुछ खास वो दे रहा हूँ सावधानियाँ। बहुत सारे किसान यहाँ से जीवामृत ले गए और छोटी सी जमीन है तो उन्होंने 20 लीटर के डब्बे में बनाया और डब्बा उनको घर के अंदर रखा है कहीं। मैंने बोला कि जीवामृत बहुत अच्छा है और बहुत खतरनाक है। एक्चुअली ये माइक्रोब्स का इतना तगड़ा कंसोर्सिया है कि अगर इसकी 10 ml मात्रा, इतनी मात्रा अगर किसी कुत्ते ने, बिल्ली ने, बकरी ने धोखे से पी ली तो मृत्यु सुनिश्चित है। इसीलिए मैं कहता हूं इसको जब भी बनाए 200 लीटर के ड्रम में बनाए, ताकि ये बच्चों के, बकरियों के, छोटे छोटे जानवरों की पहुंच से दूर रहे। बेशक आप 50 लीटर बनाए, कोई जरूरी नहीं 200 लीटर बनाए, लेकिन जब भी बनाए इसको 200 लीटर के ड्रम में बनाए। एक सावधानी, जैसे बहुत सारे लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, रूफ गार्डनिंग करते हैं शहरों में, वो भी जीवामृत बनाते हैं। तो वो कहते हैं सुशांत साहब हम 200 लीटर क्या करेंगे बना के। तो उनके लिए दूसरी चीज हिदायत है कि वो जो हमसे जीवामृत ले जाते हैं, जहां से जीवामृत प्राप्त करते हैं, उसको जरूरी नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में तैयार करें। इस जीवामृत को कहीं 25, 30, 50 किलो गोबर इकट्ठा करें किसी गमले में, कहीं भी पेड़ के नीचे, और वहां डाल दें। और जैसे मैं बोलता हूं कि इसमें चीनी या गुड़ डाल दें, तो 15 दिन में अपना 5-6 किलो लिक्विड चीनी का शरबत बनाया, गुड़ का शरबत बनाया, वहीं फेंक दिया। ये माइक्रोब्स वहां भी जिंदा रहेंगे, यहाँ पर कोई पी नहीं सकता, सॉलिड रूप में। और जब आपको डालना वहीं से उठाइए और थोड़ा सा अपना डाल दीजिए। तो मित्र, ये जीवामृत, अब बहुत सारे किसान हमको बोलते हैं कि साहब इसका स्प्रे कर दें क्या। तो मैं फिर बोलूँगा, इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो अनएरोबिक हैं। इनका काम केवल सॉइल के अंदर है, पत्तियों में इसका कोई रोल नहीं है। तो इस जीवामृत को पत्तियों पर स्प्रे ना करें। हम कहते हैं जीवामृत को फसल बोने के पहले सिर्फ 1 बार डालना है। उसके बावजूद भी मेरे किसान कहते हैं कि साहब पहला पानी लगाया, जीवामृत डाल दें क्या। तो मैं जब एक बार बोल चुका हूं कि एक क्रॉप में केवल 1 टाइम डालना है, क्रॉप की बुआई के पहले जब खेत में नमी हो तब घन जीवामृत के माध्यम से या लिक्विड जीवामृत के माध्यम से, जैसे भी आप इनोकुलेट कर सकते हो कर दो, लेकिन ओनली 1 टाइम। कई बार किसान कहता है कि साहब इसको ज्यादा डाल दें तो क्या। यानी कि मैं बोलता हूं कि 1 एकड़ में 20 लीटर डालना है। अब तो मैंने कहा ज्यादा डालना तो चलो 25 लीटर डाल दो। कह रहा साहब पूरा ड्रम डाल दे तो। अरे भाई क्यों डाल दो, जितनी खुराक है उतनी डालो ना। ये माइक्रोब्स है, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये वहां अपना मल्टीप्लाई करके इनको जितनी लेवल पर आना चाहिए उतनी संख्या में हो जाएंगे। सावधानी एक ही रखनी है कि जीवामृत तो डाल दिया लेकिन कार्बनिक पदार्थ नहीं डाला।
तो सॉइल में हमें क्या बढ़ाना है? जीवांश। जीवांश होता है इन्हीं मरे हुए बैक्टीरिया का अंश। मरा हुआ केचुआ, मरे हुए बैक्टीरिया, मरा हुआ हर जीव, उसको बोलते हैं जीवांश। तो ये बैक्टीरिया जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, उतना ही ज्यादा जीवांश डेवलप होगा। इस बैक्टीरिया को डालने के बाद इतना रिच बैक्टीरिया होता है कि मैं जैसे बोलता हूं कि अगर आपने बरसात के सीजन में डाला किसी किसान ने, जैसे अभी बहुत सारे प्रश्न है निमेटोड्स के, किसान कहता है मेरे खेत में निमेटोड्स है, किसान कहता है साहब ये बीमारी लगी, वो बीमारी लगी है। मैं बोलता हूं दावे के साथ, जिस किसान ने वर्षा के सीजन में इस 10 लीटर 20 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस बैक्टीरिया को खेत में डाल दिया, रबी के सीजन में वो कोई भी खेती करे, किसी भी प्रकार की, फल की, सब्जी की, अनाज की, दलहन की, उसके खेत में मिट्टी से जन्म लेने वाली कोई बीमारी नहीं आएगी। यानी भूमि जनित बीमारियों का सफाया ऐसे चुटकी बजाते। अब लोग ये चाहते हैं किसान ये सब चीजें ना सीख पाए क्योंकि पेस्टिसाइड का कारोबार बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ना डीएपी की, ना पोटाश की, ना जिंक की, ना किसी पेस्टिसाइड की जरूरत है। केवल हाँ एक क्लियर कर दूं कि नाइट्रोजन की जरूरत मुझे पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.3 है, 0.2 है, तो उससे फसल को जितनी नाइट्रोजन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, फसल की बढ़वार के लिए हमें नाइट्रोजन देनी है, देनी है, देनी है। जितनी दे रहे थे उतनी देनी है। कब तक देनी है? जब तक आपके खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ करके 0.6, 0.7, 0.8 ना हो जाए। और 0.6, 0.7 करने के लिए मैंने बोला जीवामृत डालने से नहीं होगी। जीवामृत के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ आपको खेत में डालना होगा, चाहे खरपतवारों को पलटिए, चाहे कहीं से गोबर की खाद लाइए, चाहे मुर्गी की खाद लाइए, आप कुछ भी लाइए। 1 हेक्टेयर जमीन में आपको 100 कुंटल 3 साल तक लगातार जब आप ये पदार्थ देंगे, तब आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ करके 0.6, 0.7, 0.8 होगी। और 3 साल के बाद जब 0.6, 0.7, 0.8 ऑर्गेनिक कार्बन हो जाएगा तो नाइट्रोजन भी बंद हो जाएगी। तो ये स्लो प्रोसेस है, ये एक दिन का नहीं है, चमत्कार नहीं है। हाँ, जो देश के किसान बड़े किसान हैं, जो कहते हैं साहब मैं तो बड़ा किसान हूं, मुझे उपज की कोई चिंता नहीं, मैं तो प्राकृतिक खेती करूंगा, तो वो नाइट्रोजन ना डालें। यहां क्या होगा, उनकी ईल्ड में 15 से 20% तक की गिरावट आएगी। लेकिन छोटे किसान हैं, वो गिरावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनके लिए क्या करना है कि वो अपना 2 एकड़ 4 एकड़ का किसान यूरिया डाले, डीएपी पोटाश छोड़ दिया, पेस्टिसाइड छोड़ दिया, इतना ही बहुत है। ऐसा करके उसकी उपज में भी गिरावट नहीं आएगी और वो जहां था वहीं बना रहेगा और 2-4-10 हज़ार रुपए का जो फर्टिलाइजर था वो बचा लेगा। यही उसकी सेविंग है। तो प्राकृतिक खेती में जीवामृत बहुत जरूरी है, लेकिन प्राकृतिक खेती में जीवामृत सब कुछ नहीं है। तो प्राकृतिक खेती में हमने बोला कि धरती माता जो है ना, उसको रिच करना है, बस एक ही ऑब्जेक्ट है, धरती माता को रिच करना है। अब जैसे किसी ने कहा साहब ये जीवामृत नहीं डालेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन डालेंगे, तो भाई ऑर्गेनिक कार्बन को डिकम्पोज कौन करेगा? तो मैंने बोला ये जमीन, ये धरती इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि दुनिया की सारी इंडस्ट्री इसी इंडस्ट्री के भरोसे चल रही है। और इसकी इंडस्ट्री का मैकेनिज्म क्या है कि इसकी इंडस्ट्री में वर्कर हैं ये जीवाणु, इसकी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ रॉ मटेरियल है, और ये जीवाणु यहाँ की मैकेनिज्म है, लेबर है। अगर ये कार्बनिक पदार्थ मैंने डाल दिया और ये जीवाणु इनाकुलेट कर दिए, तो आप चना बोइए, मटर बोइए, सब्जी बोइए, कुछ भी बोइए, बिंदास काटिए, बिना लागत के काटिए। जब मेरी लागत कम होगी तब देश के किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। और ये किसान भाई नागपुर से आए, मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, जब आपके पास जीवामृत हो जाए तो दूसरे लोग अगर आपसे मांगे तो उनको भी देते रहना।